मेरे साथ शहनवाज जी भी आज आप लोगों के बीच में है। कोई एक प्रसंग है जिसके बारे में, ठीक है, आज मई दिवस है और दुनिया भर के कामगारों को, मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी बधाई देती है और विशेष करके भारत के कामगारों को, मजदूरों को। ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेबर डे से भी जुड़ जाता है और निश्चित तौर से आज का दिन इस संवाददाता सम्मेलन में मैंने समझा कि आपको ये जरूर बताऊं कि मजदूरों के साथ साथ रोजगार की स्थिति के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना आवश्यक समझती है। और आज के इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रतिवेदन 66वां प्रतिवेदन था, जो वर्ष 2010 में आया, 1999 और 2000 से लेकर 2005 के बीच में भारत में जो रोजगार का सृजन हुआ वो लगभग 60 मिलियन था। एंड इट्स अ रिकॉर्ड, not a statement made by the BJP, it's a record statement made by NSSO। और 2005 से लेकर के 2010 तक जो इस देश में रोजगार का सृजन हुआ वो मात्र 1 मिलियन था, यानी 10 लाख। और आज के संदर्भ में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए मई दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रसंग लाना आवश्यक समझती है। और उस संदर्भ में भी इसका सत्यापन जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा था कि यह आश्चर्यजनक स्थिति है कि जिस अवधि में इस देश का सकल घरेलू उत्पाद 8.4% रहा, उस समय रोजगार क्यों गिरा, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि यूपीए 2 की सरकार जो हमेशा 8.4% नेशनल ग्रोथ की चर्चा करती रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया इस अवधि में कि देश का रोजगार बिल्कुल लिप्त हो गया, गायब हो गया। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री से आज मई दिवस के दिन यह जानना चाहेगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस देश में रोजगार लगभग समाप्त हो। बट विथ अवर कॉम्प्लीमेंट्स एंड solidarity with the laborers across the country, both in the organized and the unorganized sector, Bharatiya Janata Party would like to congratulate them. 12 मार्च 2012 को थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह साहब ने, जनरल वीके सिंह ने देश के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था। It's possibly a rarest letter written by the army chief to the prime minister of the country. We do not know in past ever such letters have been directly written by the army chief to the prime minister or not. But through media and other places we came to know that there was a letter written by the army chief to the prime minister. It was a letter which was very sensitive, and that letter raised the question of military's preparedness in the present context. The army chief had mentioned that there are no artillery shells, the tanks are short of critical ammunitions, there are deficiencies in critical capabilities, the weapons are getting obsolete, the infantry is short of critical weapons, there are shortage of choppers। और उस समय ये बात काफी जोर शोर से दोनों सदनों में उठाया गया था।
और एक प्रतिवेदन आया है जो कल जो स्थायी समिति है डिफेंस का, उसने बजट के बाद जो अध्ययन करके बजट का जो अप्रूवल होता है उसे देते हैं, उसका प्रतिवेदन पेश किया गया। और यह प्रतिवेदन एक साधारण फौज के लिए नहीं है। दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा फौज चीन और अमेरिका के बाद भारत का है। और स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि जिन तथ्यों को आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने दर्शाया था वो सभी तथ्य सच है। जब यह विषय राज्यसभा में उठाया गया, और मैं समझता हूं कि लोकसभा में भी इसकी चर्चा हुई होगी, राज्यसभा में देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दिस कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट, यह आम चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। हम इस बात को मानते हैं कि यह आम चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अगर ऐसे तथ्य उभर के आ रहे हैं जब देश में देश की फौज और देश की फौज का थल सेना का अध्यक्ष ये कह रहा हो, स्टैंडिंग कमेटी कह रहा हो, तो स्वाभाविक तौर से पूरे देश के लोग चिंतित होंगे। हम इस पूरे विषय पर सरकार की तरफ से और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य चाहेंगे ताकि पूरा देश आश्वस्त हो सके कि भारत सुरक्षित है, भारत किसी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री से ये सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहेगी और हम चाहेंगे कि देश के लोगों को आश्वस्त करें कि हम मजबूत हैं, हम हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार हैं और इस देश के जवान सैनिकों के मनोबल पर किसी प्रकार का चोट ना पहुंचे, उन्हें कमजोर अवस्था में ना समझा जाए। हम देश के प्रधानमंत्री से इस संदर्भ में बयान चाहेंगे। इससे पहले कि अगले विषय पर जाऊं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक भयानक नाव दुर्घटना में लगभग 120 लोगों के मारे जाने की सूचना है। दुखद है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी परिवारजनों को अपने तरफ से संवेदना व्यक्त करना चाहती है और निश्चित रूप से विश्वास है कि असम की सरकार और दिल्ली की सरकार अपने तरफ से मुआवजा इन परिवारजनों को देने की घोषणा करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। राष्ट्रपति से संबंधित विषय पर आने के पूर्व मैं सिर्फ एक बात का स्मरण आप लोगों को कराना चाहूंगा कि काले धन के सवाल पर इस देश में 30 अगस्त 2010 को एक समझौता हुआ स्विट्जरलैंड के साथ और उस समझौते पर 1 अप्रैल 2011 को उस एग्रीमेंट संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस विषय पर स्वामी बाबा रामदेव भी विषय उठाते रहे हैं, आंदोलन करते रहे। देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था, यूपीए 2 की सरकार का जब गठन हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर देश का काला धन वापस लाएंगे। कहा जाता है 1 लाख करोड़ से भी अधिक, उसका अनुमान लगाया जाता है कि भारत का 1 लाख करोड़ से भी अधिक काला धन विदेशी खातों में जमा है। और ये भी कहा गया था कि क्योंकि it's the onus on government of India to prove that it's a crime money, it's a illicit money, and for some reason or the other the government of India is unable to prove that it's a crime money, that the Swiss bank has denied this access. But recently the Swiss government has passed an act as late as in February 2011
The act is called the RIAA, the Restitution of Illicit Assets Act. इस एक्ट के तहत एक प्रावधान किया गया है और उसमें PEP की जानकारी दी गई है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। और यदि भारत में ऐसे संबंधित लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स, ऐसे लोगों की जानकारी अगर स्विस अथॉरिटीज को होगा तो वो बिना किसी मांग के भी ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी संबंधित देश को दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि ऐसे, और सबसे कठिन स्थिति ये है जिसके बारे में कई लोगों ने उठाया था कि ये जो संधि है ये 2010 से लागू है। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि जो पैसा स्विस खाते में जमा है ये पिछले 50 वर्षों का है, तो आखिर उस अवधि के कार्यकाल का क्या होगा, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने भी विषय उठाया था, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी विषय उठाया था और देश के अन्य लोगों ने भी इस विषय को उठाया था। क्या ये संधि पूर्व से है जो पिछले 50 वर्ष में विश्व बैंक में ये पैसा जमा किया गया है, या फिर अब होने वाले पैसा जमा जो अब किए जाएंगे उसके संदर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार से इस पर और विशेष करके प्रधानमंत्री से इस पर अपनी सफाई जानना चाहे। जिस विषय के बारे में शहनवाज जी मेरे साथ बैठे हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रतिपक्ष के नेता सुषमा जी ने यह कहा है कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति उनके पास जाए और उपराष्ट्रपति हमारे पास आए। सबसे पहला उनका ये कथन था कि हमारी कतई इसमें सहमति नहीं है और किसी प्रकार का समझौता या अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी के साथ इस विषय पर नहीं। दूसरा विषय जिसकी चर्चा आज सुबह से प्रेस में है, जो श्रीमती सुषमा स्वराज ने राय व्यक्त किया था, उन्होंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर किया था, वो एनडीए की राय नहीं थी। और जब उन्होंने ये कहा कि ये ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट होगा, विपक्ष का प्रत्याशी होगा, जो अपने आप में एक ख्याति प्राप्त हो, स्टेचर का हो, हम इसे स्वीकार करेंगे। जब उन्होंने प्रतिपक्ष की बात कही तो उन्होंने लार्जर ऑपोजिशन की बात की जिसमें एनडीए भी सम्मिलित होगा। और जब तक लार्जर ऑपोजिशन की सहमति नहीं बनती है तब तक इसमें अंतिम राय देना उचित नहीं होगा। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये लार्जर ऑपोजिशन की बात कही है और ये भी कहा कि यदि लार्जर ऑपोजिशन में किसी नाम पर सहमति बनती है तो उन्हें खुशी होगी यदि उपराष्ट्रपति का पद उन्हें भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए।